एक बार पुनः आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कक्षा 12 वालों के लिए, जैसा कि हमने पहले आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था किसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा दिया गया है। उसके बाद में अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूपी बोर्ड एग्जाम, ये क्वेश्चन किस पर है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा, जिसके लिए हम आप लोगों को अब यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करने के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छे स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1/4πε0 × 2p/r³ होती है। और हमने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, ε0 का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, ये सारी चीजें हमने कल अपनी वीडियो में बता दिया था। इसलिए अब चलते हैं हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज है, जो दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना हुआ एक क्या होता है, निकाय होता है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय होता है। जैसे कि पहला हमने बिंदु ए पर क्या मान लिया, -q आवेश, और बिंदु बी पर क्या मान लिया गया, +q आवेश। और इसकी टोटल दूरी क्या होगी, 2l होगी। टोटल दूरी क्या होगी, 2l, यानी टोटल लंबाई, संपूर्ण लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की 2l होगी। लेकिन इसका मध्य बिंदु जो O होगा, मध्य बिंदु O, इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। कितने भागों में, दो बराबर भागों में। यानी अब ये दूरी l हो गई और दूसरी वाली दूरी भी कितनी हो गई, l। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कहां से, मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब उत्पत्ति अगर लिखना चाहोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q आवेश तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर जो तीव्रता होगी वो E1 होगी और E2 होगी। क्या होगी, E1 व E2 होगी। क्यों होगी, एक -q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दूसरी +q आवेश के लिए होगी। तो इसलिए E1 व E2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। किसके लिए, इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए। लेकिन बिंदु P के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी व्यंजक प्राप्त करना है। क्या ज्ञात करना है, E ज्ञात करना है। अब देखिए, माइनस आवेश क्या करेगा, प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए जो इसके लिए क्या है, E2 है, और इसके लिए क्या है, E1 है। -q आवेश के लिए E1 और +q आवेश के लिए E2। तो ये जो -q है ये क्या करेगा, +q को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो E2 होगा वो पहले होगा, यानी E2 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और E1 को प्रतिकर्षित कर रहा है। कहने का मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा E1 हो जाएगा। क्या होगा, E1। तो अब उत्पत्ति हम लिखेंगे क्या, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई क्या है, 2l है। लेकिन इस वैद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु O है, ये इसे दो बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में, दो बराबर में, एक l और दूसरा l, यानी 2l था तो l ये भी हो जाएगा। Q से A से लेकर O तक की दूरी l, और O से लेकर B तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु P रखा हुआ है। बिंदु P क्या है, यहाँ से मान लीजिए इसमें क्या था, आवेश था, कहने का मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से तार गया हुआ है, यहाँ लगा हुआ है दूसरा कोई क्या, प्रतिरोध। अब यहाँ से धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी तो यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी होगी कि ये हमारा जो प्रतिरोध लगा हुआ है कितने
एम्पियर का है, या कितने कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पर कितनी तीव्रता ग्रहण कर रहा है ये हमारा प्रतिरोध। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब अब यहाँ से हम उत्पत्ति लिखेंगे। अब उसके बाद में हम डेरिवेशन पे आते हैं। उत्पत्ति आप लोग लिख लेना। तो डेरिवेशन इसका क्या होगा, E बराबर E2 माइनस E1, E बराबर E2 माइनस E1, जहाँ E बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर होता है। इसी प्रकार E2 के लिए जो दूरी हमारी होगी क्या होगी, अब यहाँ से देखेंगे E2 बराबर क्या होगा। E2 कहाँ किसके लिए है, प्लस Q आवेश के लिए है E2। तो ये दूरी क्या हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो ये R है और ये प्लस है, तो R प्लस क्या होगा, L हो जाएगा, R प्लस L। और E1 के लिए क्या हो जाएगा, E1 किसके लिए है, E1 माइनस Q आवेश के लिए है। तो ये क्या होगी दूरी, नहीं यहाँ पे गलत, सॉरी, ये R प्लस L नहीं होगा, ये दूरी क्या हो रही है, R में से घट रही है, ये होगा R माइनस L। और E1 क्या हो रहा है कि यहाँ से देखिए बिंदु O से आगे और जाना पड़ रहा है L तक, यानी बिंदु 1 तक जाने के लिए हमें L दूरी और तय करनी पड़ रही है। इसलिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस L। E1 बराबर R प्लस L। अब ये मान किसका है, ये दूरी का मान है, किसका मान है, दूरी का। अब यहाँ पर रखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, अब E1 के लिए क्या है, R प्लस L है, R प्लस L का होल स्क्वायर। और उसके बाद में E2 के लिए लिखेंगे, E2 के लिए क्या चीज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इन दोनों मानों का ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, E बराबर E2 माइनस E1 में। तो रखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान रखने पर, 2 और 3 का समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। अब इसको यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद में आप लोग किताब में देख लेना, यहाँ पे रखेंगे E बराबर E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया जाएगा, बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर फार्मूला किस चीज का बन रहा है, A माइनस बी, R माइनस L क्या है, A माइनस बी, R प्लस L क्या है, A प्लस बी है। इसलिए अब इसको हम सूत्र में स्थापित कर देंगे। किसमें स्थापित करेंगे, सूत्र में। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर इसका गुणा पहले 1 से कराएंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसका गुणा इससे कराया जाएगा तो क्या निकलेगा, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे नीचे R माइनस L, यानी A माइनस बी
और आर प्लस एल यानी ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद में अब हम सूत्र खोलेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सूत्र कौन सा खुलेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। सूत्र आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। गाड़ी वाले बच्चे तो नहीं। अब इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे पहले क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। और माइनस क्या करता है? तोड़ फोड़ मचा देता है। अंदर जाकर क्या करेगा? वो तोड़ फोड़ मचा देगा। कहने का मतलब जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। क्या होगा? माइनस 2RL बटे यहाँ पर r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। चलिए यहाँ से देखते हैं E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर प्लस का है प्लस एल स्क्वायर प्लस का है प्लस 2RL, ये भी प्लस का है, लेकिन माइनस का आर स्क्वायर है और माइनस का एल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस वाला माइनस आर स्क्वायर को काट देगा और एल स्क्वायर भी एल स्क्वायर से कट जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा? 4RL। आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो आर है, आर क्या है? हमने पहले अपनी वीडियो में बताया था, आर क्या है? बहुत बड़ी दूरी है, यानी ये एक अनंत दूरी होती है। और एल क्या है? एक छोटी यानी लघु दूरी। क्या होती है? लघु दूरी होती है। लघु मतलब छोटी, इसलिए आर की तुलना में एल छोटा हो जाएगा। छोटा नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा। और इसे हम नगण्य मान लेंगे, यानी इसकी गणना हम नहीं करेंगे। यानी अब इस पद से एल हमारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। यहाँ जब इसकी गणना नहीं की जाएगी तो इसे हम अपने समीकरण से ही हटा देंगे। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4RL बटे क्या हो जाएगा? R की पावर 4। क्या हो जाएगा? R की पावर 4। अब यहाँ देखिए R एक है, यहाँ 4R है। घातें जितनी होती हैं उतने ही वो पद होते हैं जो नीचे वाले, यानी जिसकी घात जितनी होगी वो पद उतनी ही बार होगा। तो 4R में से एक R कटेगा, तो यहाँ कितने R बचेंगे? 3R बचेंगे, यानी R³ बचेगा। क्या बचेगा? R³। अब यहाँ से हम एक R काटते हैं, काट देते हैं, तो यहाँ पर समीकरण हमारा बनेगा E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 4L बटे क्या हो जाएगा? R³। अब हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा, क्या होता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ये P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L होगा। तो अब देखेंगे इस समीकरण में यहाँ कितने L हैं? 4L है ना। तो E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4L को हम 2 मल्टीप्लाई 2L की भांति लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये कितने L होंगे? 2 दूना 4L होंगे और बटे R³। तो E बराबर, अब यहाँ पर देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 मल्टीप्लाई गुणे Q इंटू 2L बटे क्या हो जाएगा? R³ हो जाएगा। अब यहाँ पर Q इंटू 2L बराबर क्या है? P है। तो इसका मान, P का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण जो अभी हमारा बनकर निकला है उसी में रख देंगे। तो रखने पर क्या आएगा? आएगा हमारा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और Q इंटू 2L के स्थान पे क्या रखा जाएगा? P रखा जाएगा बटे R³। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R³। तुम्हारा डेरिवेशन जो हो, कहने का मतलब ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।